नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग MySQL टॉपिक पढ़ेंगे जो कि क्लास 11 एंड 12 CBSE बोर्ड के सिलेबस में होता है। बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसके क्वेरीज को हम लोग पढ़ेंगे। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हम दूसरे वीडियो में देंगे जिसको आप पढ़ के उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर आप बोर्ड में दे पाएंगे। तो क्वेरी स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि MySQL में करना क्या है बेसिकली। तो करना ये है कि सबसे पहले MySQL में हम लोगों को टेबल बनाना है जिसमें कि रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। सारे रिकॉर्ड टेबुलर के फॉर्म में होंगे क्योंकि हमको जो सिलेबस में CBSE के सिलेबस में है क्लास 11 एंड 12 CS और IP में वो रिलेशनल डेटाबेस पढ़ना है। रिलेशनल डेटाबेस में रिकॉर्ड हमारा टेबुलर फॉर्मेट में होता है। टेबल होगा, उसमें रोज होंगे, कॉलम होंगे और सारे रिकॉर्ड रो के फॉर्म में उस टेबल में स्टोर होंगे। तो टेबल बनाने के पहले हम लोग टेबल के कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं जो MySQL में यूज होगा। तो टेबल को सबसे पहले किस नाम से जानेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारा ये टेबल एक बना हुआ है जिसका नाम EMPL है, तो इसको हम टेबल बोलते हैं, लेकिन MySQL के टर्म में या डेटाबेस के टर्म में इसको हम रिलेशन बोलेंगे। तो टेबल को हम लोग रिलेशन बोलेंगे और टेबल की जो कॉलम्स हैं जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 कॉलम, और ये जो EMP ID, EMP नेम, डिपार्टमेंट, DOJ, ई सैलरी, EXP, ये कॉलम के नेम है। मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6 कॉलम है इस टेबल में। कॉलम को हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट या फील्ड, उसका नाम होगा फील्ड या एट्रीब्यूट। चीजें वही हैं, नाम अलग अलग है। और रोज 1 रो, 2 3 4 5 6 और 7 रो। रोज को हम लोग रिकॉर्ड्स या टपल या एंटिटी भी बोलते हैं। तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, इसको भी रो काउंट कर लेते हैं। जो यहाँ पर कॉलम का नेम का एक रो बना हुआ है, ये रो में काउंट करते हैं रिकॉर्ड में, जबकि ये कॉलम का नेम है, ये रो नहीं है। रो उसके नीचे से शुरू होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक रिकॉर्ड है पूरा, एक वन सेट ऑफ रिकॉर्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड टपल, या टेबल के टर्म में हम लोग उसको रो बोलते हैं। और किसी एक रो की एक वैल्यू को, जैसे यहाँ पे ये करुण है, तो ये एक डेटा आइटम है। इसी तरह CS डेटा आइटम है, HR डेटा आइटम है। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग आगे यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं SQL, जिसमें सॉफ्टवेयर यूज करेंगे MySQL। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस पढ़ेंगे MySQL में वो हमने बना रखा है। डेटाबेस पर हम लोग 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे: क्रिएशन, ओपनिंग, डिस्प्लेइंग एंड डिलीटिंग ऑफ डेटाबेस। दोस्तों, बिना डेटाबेस बनाए हम लोग टेबल नहीं बना सकते। तो पहला काम होगा डेटाबेस को बनाना, डिस्प्ले करना, ओपन करना और डिलीट करना जैसा ज़रूरत होगा। इसके बाद हम लोग टेबल पे आएंगे। डेटाबेस बनाने के बाद उसको ओपन करके हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल के कॉलम में चेंजेस करेंगे, कॉलम बढ़ाएंगे, घटाएंगे। ये सारी एक्टिविटी, टेबल क्रिएट करना, टेबल डिलीट करना, कॉलम में चेंजेस करना, एट्रीब्यूट में चेंजेस करना, ये हमारा DDL कमांड में आएगा। तो जो टेबल की कमांड है 2 कैटेगरी में है, DDL और DML। DML में रिकॉर्ड का मैनिपुलेशन होता है, मतलब रो को क्रिएट करना, रो को डिलीट करना, रो की वैल्यूज को मॉडिफाई करना। जो रोज पर ऑपरेशन होगा वो होगा DML, और जो टेबल और उसके कॉलम पे टेबल के स्ट्रक्चर का ऑपरेशन होगा, उसको बदलने का ऑपरेशन होगा, वो आएगा DDL में। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेरीज हमको लिखनी है ये सब ऑपरेशन करने के लिए। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो को पढ़ने में मज़ा तभी आएगा जब आप अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेटाबेस का कमांड पढ़ते हैं। डेटाबेस पे क्या क्या ऑपरेशन करने के लिए क्या क्या कमांड चाहिए होते हैं। सबसे पहला कमांड यहाँ पर है क्रिएटिंग डेटाबेस।
जब आप कंप्यूटर अपना ओपन करेंगे, आपके कंप्यूटर में डेटाबेस अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए आपको एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी होगी, क्योंकि ये कमांड बेस प्रोग्रामिंग है, कमांड पे होता है। तो एक कमांड लिखने से एक एक्टिविटी होगी। तो एक क्वेरी या कमांड लिखने के लिए, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी होगी वो हमारी होगी क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय। यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस दो कीवर्ड हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एम्प्लॉय हमने नाम दिया हुआ डेटाबेस जो बना रहे हैं, आप उसको कुछ भी दे सकते हैं नाम, एक्स दे दीजिए, वाई दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, डेटाबेस का नाम आपके ऊपर है। बट वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए जो डेटाबेस में यूज होता है। जैसे यहाँ क्रिएट है, डेटाबेस है, तो एम्प्लॉय का नाम या डेटाबेस का नाम जो हम डेटाबेस बनाएंगे वो डेटाबेस नहीं रख सकते, क्रिएट भी नहीं रख सकते। और क्रिएट और डेटाबेस का पोजीशन फिक्स है, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। पहले आप लिखेंगे क्रिएट स्पेस देकर डेटाबेस, फिर डेटाबेस का नाम आपके ऊपर है, कुछ भी दे दीजिए, सेमी कोलन लगाना है लास्ट में और एंटर प्रेस करना है। इससे डेटाबेस, एम्प्लॉय नाम का डेटाबेस बन जाएगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने का कमांड आपका डीडीएल में आता है। इसी डेटाबेस क्वेरी में दो और कमांड है जो डीडीएल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो भी आप डेटाबेस के साथ समझते हुए चलिए। दूसरा क्वेरी है डिस्प्लेइंग डेटाबेसेस। मान लीजिए आपने कंप्यूटर में डेटाबेस बनाया हुआ है, अब कुछ दिनों बाद आप फिर से उसको ओपन कर रहे हैं, कुछ दिनों तक आपने ओपन नहीं किया, तो हो सकता है आप भूल जाएं कि हमने क्या डेटाबेस बनाया था, उसका नाम क्या था। तो उसको जानने के लिए आपको ये क्वेरी लिखनी है डिस्प्ले डेटाबेस का। उससे सारे डेटाबेस जो भी आपके कंप्यूटर में बने हैं सब डिस्प्ले हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा ये डेटाबेस हमने बनाया था, उसको आप यूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो डिस्प्ले डेटाबेस के लिए आपका क्वेरी होगा शो डेटाबेसेस। यहाँ ध्यान दीजिएगा, शो डेटाबेसेज होगा, डेटाबेस नहीं लिखना है। शो डेटाबेस लिखकर सेमी कॉलन देंगे, डेटाबेस आपका डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आगे आप ऑपरेशन कर पाएंगे। डेटाबेस को ओपन करने के लिए जो क्वेरी होगी, अगली क्वेरी है यूज लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिखेंगे, यूज एम्प्लॉय। हमने डेटाबेस का नाम रखा है एम्प्लॉय, तो उसको ओपन करने के लिए उसके पहले यूज कीवर्ड लिखेंगे, यूज एम्प्लॉय सेमीकोलन। इससे वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब जो भी ऑपरेशन हम करेंगे वो इसी डेटाबेस के अंदर होगा। तो ये था हमारा क्रिएट करना डेटाबेस, डेटाबेस लिस्ट ऑफ डेटाबेस कंप्यूटर में कितने हैं शो करने के लिए शो डेटाबेसेस, और डेटाबेस ओपन करने के लिए यूज डेटाबेस। ये कमांड्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में, राइट क्वेरी टू ओपन डेटाबेस स्टॉक या समथिंग दिया रहेगा, तो आपको यूज और डेटाबेस का नाम लिखना है, सेमीकोलन लगाना है। बट ये दोनों डिस्प्ले डेटाबेस, ओपनिंग डेटाबेस डीडीएल के अंदर नहीं आते हैं। अगला डीडीएल जो है, मान लीजिए आपने डेटाबेस ढेर सारे क्रिएट कर लिए हैं और आपको कुछ डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए कमांड जो होगा वो होगा ड्रॉप डेटाबेस, इसके बाद डेटाबेस का नाम, जिस डेटाबेस को डिलीट करना है, रिमूव करना है कंप्यूटर से, उसका नाम होगा ड्रॉप। होगा डेटाबेस कीवर्ड, ड्रॉप कीवर्ड, इसके बाद जिस डेटाबेस को रिमूव करना है उसका नाम, सेमीकोलन। तो ये हो गया आपके 4 क्वेरी डेटाबेस से रिलेटेड। अब इसमें हमने कुछ लिख रखे हैं मिस्टेक्स जो स्टूडेंट ऑप्शन करते हैं बोर्ड के क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में, तो वो हैं यहाँ पर दिए हुए, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला हमने लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेसेस एम्प्लॉय। यहाँ पे हमने क्या गलतियाँ कर दी हैं, क्रिएट डेटाबेसेस नहीं होगा, क्रिएट डेटाबेस है। दोस्तों एक भी लेटर इधर उधर होगा तो क्वेरी एरर देगी, रन नहीं करेगी। क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय होगा, डेटाबेसेस नहीं होगा, ये गलती है। दूसरा, क्रिएट डेटाबेस हमने लिखा करेक्ट, बट एम्प्लॉय में सिंगल कोटेशन डाल दिया हमने,
एम्प्लॉय को सिंगल कोटेशन में डाल दिया स्ट्रिंग के फॉर्म में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम और कॉलम का नाम ये सब सिंगल कोटेशन में नहीं होंगे, विदाउट कोटेशन होंगे। तो यहाँ पर ये गलती है। सेकंड है यूज डेटाबेस एम्प्लॉय। हम डेटाबेस को ओपन कर रहे हैं तो हमने क्वेरी लिख दिया यूज डेटाबेस, ये गलत है क्योंकि ये DDL कमांड नहीं है। यूज के बाद आपको सीधे एम्प्लॉय का नाम लिखना है या डेटाबेस का नाम लिखना है। यूज एम्प्लॉय होगा, डेटाबेस यहाँ पर गलत है। और ओपन एम्प्लॉय, यहाँ पर ओपन गलत है, ओपन नहीं होगा, यहाँ पर होगा यूज। अगला क्वेरी शो डेटाबेस हमने लिखा है जबकि शो डेटाबेसेज होगा। तो शो डेटाबेस आप करके क्वेरी रन कराएंगे, एरर दिखाएगा। इसको लिखना होगा शो डेटाबेसेज। अगला शो डेटाबेसेज तो लिखा लेकिन डेटाबेसेज को स्ट्रिंग बना दिया, सिंगल कोटेशन में डाल दिया, ये भी गलत है क्योंकि डेटाबेस का नाम स्ट्रिंग नहीं होता, वो एक वेरिएबल होता है, बिना कोटेशन का लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये गलत है कोटेशन इसका। उसी का शो एम्प्लॉय, डेटाबेस को आपको देखना है और आपने लिख दिया शो एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम, तब वो शो नहीं करेगा। आपको शो डेटाबेसेस लिखना है, तब लिस्ट ऑफ डेटाबेस डिस्प्ले होगा। यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं होगा, कीवर्ड होगा डेटाबेसेस। डिलीट करना हुआ डेटाबेस तो हमने लिख दिया ड्रॉप एम्प्लॉय। अब ड्रॉप DDL कमांड है, DDL में डेटाबेस कीवर्ड आएगा, ड्रॉप डेटाबेस तब एम्प्लॉय आएगा। हमने केवल ड्रॉप एम्प्लॉय लिख दिया, यहाँ पे डेटाबेस नहीं लिखा, तो ये गलत है। अगला ड्रॉप डेटाबेस तो लिखा लेकिन एम्प्लॉय को फिर से हमने सिंगल कोटेशन में डाल दिया, तो ये भी एक एरर है। तो इस तरह की एरर आप करने से बचें। क्वेरी के एक एक वर्ड, एक एक उसके लेटर्स को ध्यान से देखेंगे तब जाके करेक्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेरी में हम लोग देखते हैं क्या पढ़ना हम लोगों को। अब हम लोग जो अभी पढ़े हैं उसके लिए प्रैक्टिस टाइम आ गया है दोस्तों। अपना पेन और पेपर उठाइए। ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन का आप आंसर कॉपी में लिखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसके बाद इसका सलूशन हम आगे देते हैं आपको, और मैच करिए कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, और जहाँ भी गलती किया है उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। तो पहला क्वेश्चन है राइट SQL कमांड टू क्रिएट डेटाबेस स्टॉक एंड ओपन द सेम डेटाबेस। आपको SQL कमांड लिखना है, इसलिए डेटाबेस क्रिएट करने का जिसका नाम दिया है स्टॉक, और उसी डेटाबेस को ओपन करने का भी आपको कमांड लिखना है। दूसरा है राइट SQL कमांड टू डिलीट या रिमूव डेटाबेस स्टॉक। जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया उसको डिलीट करने का, रिमूव करने का आपको कमांड लिखना है या क्वेरी लिखनी है। तीसरा है राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल इन द कंप्यूटर। कितने डेटाबेसेस आपने क्रिएट किए उसका लिस्ट आपको डिस्प्ले करने का कमांड लिखना है। तो आइए सलूशन देखते हैं इसका। ये रहा इसका सलूशन। तो आप देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर है राइट, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेरी लिखना है डेटाबेस क्रिएट करने का, तो हमने लिख दिया क्रिएट डेटाबेस स्टॉक। डेटाबेस का नाम है। ध्यान दीजिए कि यहाँ स्टॉक क्वेश्चन में सिंगल कोटेशन में दिया है, लेकिन आपको सिंगल कोटेशन यहाँ नहीं लिखना है। उसी का एंड पार्ट है ओपन करना है स्टॉक को, तो आप लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम, और सभी कमांड के आगे सेमीकोलन लगाना है आपको। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन राइट कमांड टू डिलीट डेटाबेस स्टॉक, तो हमने लिख दिया ड्रॉप डेटाबेस कीवर्ड होगा इसके बेस। इसके बाद जिस डेटाबेस को आपको डिलीट करना है उसको उसका नाम हमने लिख के सेमीकोलन लगा दिया। और थर्ड है राइट SQL कमांड टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ डेटाबेस अवेलेबल इन द कंप्यूटर, तो हमने लिखा शो डेटाबेस। इसका तो फिक्स है, शो लिखा, डेटाबेसेस लिखा, सेमीकोलन दिया, तो आपको सारे डेटाबेस जो कंप्यूटर में आपने क्रिएट किए हैं वो शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार जो आपने कॉपी में लिखा है, आंसर शीट लिखा हुआ है पेज में, उसको मैच कर लीजिए, जहाँ भी गलती है करेक्ट करिए और उसको रिपीट करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टेबल में। डेटाबेस के हमने 4 क्वेरी बता दी, वही सफिशियंट है, वही सिलेबस में हम लोगों के है। अब हम लोग पढ़ते हैं टेबल ऑपरेशन पे। टेबल ऑपरेशन पे जो पहली क्वेरी है, टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। दोस्तों, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन में टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा। जैसे यहाँ पर दिया है EMPL नाम का टेबल दिया है, जिसमें कॉलम है 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है। कॉलम का टाइप या तो आपको दिया रहेगा या अपने से आपको समझना होगा। जैसे एम्प्लॉई आईडी है तो स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, एम्प्लॉई नेम स्ट्रिंग ही होगा, डिपार्टमेंट भी स्ट्रिंग होगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपका डेट होगा, सैलरी आपका सैलरी पोर्शन है तो फ्लोट ले सकते हैं, एक्सपीरियंस आप इंटीजर ले सकते हैं। तो या तो दिया रहेगा तो जैसा दिया रहेगा वैसा करेंगे, नहीं दिया है तो अपने से इस तरह एज्यूम करना होगा आपको। तो हम लोग पहला काम करेंगे, डेटाबेस ओपन करने के बाद टेबल क्रिएट करेंगे उस डेटाबेस के अंदर। तो क्या करेंगे, कमांड क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल। जैसे डेटाबेस में था क्रिएट डेटाबेस, उसी तरह यहाँ क्रिएट टेबल होगा, टेबल का नाम होगा। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और सभी कॉलम का नाम और उस कॉलम का डेटा टाइप मेंशन करेंगे। डेटाबेस में कॉलम नहीं होता है इसलिए वहाँ कॉलम नहीं था, लेकिन टेबल में कॉलम होता है तो यहाँ कॉलम देना होगा, ये पोर्शन एक्स्ट्रा आएगा। तो पहले कॉलम का नाम हमने यहाँ EMP ID दिया, इस EMP ID का हमने टाइप दे दिया, ये है कैर स्ट्रिंग। अगर हम इसमें स्ट्रिंग लेते हैं तो उसको कैर या वैर कर देंगे, और जब भी कैर या वैर कर देंगे तो उसका साइज हमको फिक्स करना होगा, देना होगा। तो हमने रख दिया EMP ID हमारा 5 कैरेक्टर का होगा, उतना सफिशियंट है। दूसरा कॉलम है EMP नेम, तो हमने लिख दिया कॉमा करके, सेकेंड कॉलम का नाम EMP नेम, और उस कॉलम का डेटा टाइप हमने वैर कर दे दिया, क्योंकि नाम भी स्ट्रिंग होता है। और हमने एक फिक्स साइज 40 साइज दे दिया एज्यूम करके, ये आपके ऊपर है कितना साइज देंगे। हम एम्प्लॉई नेम मान के चलते हैं कि 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होगा, तो हमने 40 दे दिया। आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम दिया, डिपार्टमेंट का नाम भी स्ट्रिंग होगा, तो DEPT कॉमा करके अगला कॉलम DEPT वेयर कैर 35 इसका साइज दे दिया, एक ऐसे एज्यूम करके। अगला है डेट ऑफ ज्वाइन DOJ, तो ये डेट होगा। SQL में एक डेटा टाइप डेट और टाइम अलग से होता है, तो हमने लिखा अगला कॉलम का नाम DOJ और इसका टाइप डेट, डेट खुद एक डेटा टाइप है, कॉमा सैलरी, सैल दिया और सैलरी का टाइप हमने फ्लोट दे दिया, कॉमा लास्ट कॉलम EXP और इसका टाइप इंट दे दिया। इसके बाद ये जो ब्रैकेट यहाँ को ओपन है इसको क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया, एंटर किया और हमारा डेटाबेस में टेबल बन के तैयार हो जाएगा। इसी टेबल में अगली क्वेरी हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्ले टेबल्स। मान लीजिए आपने टेबल बनाया और कुछ दिनों तक आपने उस पर कोई वर्क नहीं किया, कई टेबल बना चुके हैं, टेबल का नाम भूल गए। सेकेंड टाइम जब आप उसने डेटाबेस को ओपन किया तो आपको टेबल याद नहीं है कौन सा क्रिएट किया, तो आपको क्या करना है, एक क्वेरी लिखनी है जिससे आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स जो डेटाबेस में हैं वो डिस्प्ले हो जाएगा। वो होगा शो टेबल्स। ये उसी तरह है जिस तरह शो डेटाबेसेस लिखते थे, उसमें डेटाबेस दिखता था कंप्यूटर में कितने बने हैं, इसमें टेबल्स दिखेंगे किसी डेटाबेस में कितने बने हैं। तो शो टेबल्स करने से उस डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल बने हैं उनका नाम डिस्प्ले हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। टेबल, दोस्तों टेबल क्रिएट करते समय आप प्राइमरी की, यूनिक की, ये सारे कीज भी आप डाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमने किया, टेबल क्रिएट किया, वही टेबल क्रिएट टेबल EMPL, हमने कमांड लिखा, एम्प्लॉय का नाम दिया, उसका टाइप दिया। अब हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय ID ही हमारा प्राइमरी की हो,
तो अगला कॉलम लिखने के पहले हमने क्या लिख दिया, EMP ID कैर 5 प्राइमरी की। तो अब हमारा EMP ID जो कॉलम है वो प्राइमरी की बन जाएगा। फिर कॉमा करके अगला कॉलम नेम, उसका टाइप, नेक्स्ट कॉलम नेम, उसका टाइप, नेक्स्ट कॉलम नेम, उसका टाइप, नेक्स्ट, इस तरह करके सेम प्रोसेस जैसे प्रीवियस हमने क्रिएट किया था टेबल, क्रिएट कर लेंगे। तो अब की जो टेबल बनेगा सेम कॉलम के साथ होगा, लेकिन उसमें EMP ID प्राइमरी की होगी। इसका मतलब ये है कि EMP ID में हम वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते और वो नल भी नहीं हो सकता। यूनिक की क्रिएट करना है तो सेम उसी तरह क्रिएट टेबल, जिस कॉलम को आपको यूनिक की बनाना है, जैसे हमको मान लीजिए EMP ID को प्राइमरी की नहीं बनाना, यूनिक की बनाना है, तो EMP ID कॉलम, उसका टाइप और यहाँ लिख दिया यूनिक। इसके बाद कॉमा करके बाकी के कॉलम जैसे दिए थे उसी तरह हमने दे दिए। तो अब जो टेबल बनेगा वो उसमें EMP ID एक यूनिक होगा, कैंडिडेट की यूनिक को कैंडिडेट की मान के चलते हैं। तो इस तरह आप कांस्टेंट टेबल क्रिएट करते समय टेबल में लगा सकते हैं। आगे हम लोग कांस्टेंट लगाएंगे, टेबल क्रिएट होने के बाद कैसे लगाएंगे वो भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं जब क्वेरी लिखते हैं, जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो क्या क्या गलतियां वो करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक हमने लिस्ट कर रखी हैं, और भी मिस्टेक हो सकते हैं। जैसे टेबल क्रिएट करते समय क्रिएट टेबल EMPL एकदम सही लिखा, लेकिन जब कॉलम का नाम लिखा तो सिंगल कोटेशन में लिख डाला, ये यहाँ पे गलत है। सभी कॉलम में हमने सिंगल कोटेशन में डाल दिया। दोस्तों, कॉलम का नाम, टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम सिंगल कोटेशन में नहीं होना चाहिए और कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। दूसरे में हमने लिखा क्रिएट टेबल EMPL, EMP ID कॉलम का नाम दिया, इसका टाइप नहीं दिया। ENAME कॉलम का नाम दिया, इसका टाइप नहीं दिया। इसी तरह किसी भी कॉलम का टाइप हमने नहीं दिया, तो ये भी एक एरर है। तीसरा हमने लिखा क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम EMPL हमने लिखा ही नहीं, बाकी सब सही सही दिया हुआ, तो ये भी एक मिस्टेक है, एरर है। नेक्स्ट हमने लिखा क्रिएट टेबल EMPL, यहाँ सही लिखा, फिर हमने वही कॉलम का नाम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में डाल दिया और डेटा टाइप भी नहीं दिया, तो ये भी एक एरर है, ऐसे क्वेरी रन नहीं करेगी। तो इन सभी मिस्टेक को आप ध्यान से देखिए और ऐसा गलती ना हो, प्रैक्टिस करना है उसको। आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिस का टाइम है। अब आप वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर उठाइए, क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करिए और वीडियो के आगे बढ़ाएंगे हम, उसका सलूशन देंगे, फिर आप उसको मैच करिए कि कहाँ कितना सही किया, कितना गलत किया, कहाँ गलत किया और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो क्वेश्चन करने के पहले आप ये ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर एक टेबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये टेबल नहीं है। बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चन में आता है राइट SQL कमांड टू क्रिएट टेबल गारमेंट विथ फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, तो वो टेबल समझ लेते हैं, टेबल समझ के सोचते हैं ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और ये रो हो गए सभी, ये 5-6 रो हो गए, तो गलत हो जाता है। तो इस जो टेबल बनाते हैं उसमें पहला कॉलम नेम दे देते हैं फील्ड, दूसरा टाइप, तीसरा साइज। ऐसा नहीं करना है। ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, टेबल का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है फील्ड लिखा हो, फील्ड मतलब कॉलम। इस टेबल में कितने कॉलम है यहाँ दिया हुआ, पहला कॉलम है GID, ये कॉलम है, दूसरा GNAME, तीसरा प्राइस, चौथा DOP, पांचवा QTY एंड सिक्स्थ सिटी। और हर एक कॉलम का टाइप दिया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब या तो कैर होगा या वेर कैर। स्ट्रिंग टाइप नहीं होता है डेटाबेस में, उसको कैर या वेर कैर से लिखेंगे और जब भी लिखेंगे कोई ना कोई साइज देंगे अपने हिसाब से। साइज यहाँ मेंशन है तो आप 5 ही देंगे,
कैर लिखेंगे ब्रैकेट में 5 या वैर कैर ब्रैकेट में 5। यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये भी वैर कैर होगा या कैर होगा और साइज 30 होगा, फिक्स कर दिया इन्होंने। न्यूमेरिक में डेटा टाइप में ये इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल होगा। तो प्राइस है तो आपको फ्लोट लेना है, क्योंकि प्राइस तो पैसे में भी होता है। तो यहाँ पर आपको फ्लोट ले लेना है, फ्लोट डेटा टाइप। डेट का डेटा टाइप डेट ही होगा, डीओपी का डेटा टाइप डेट, इसमें कोई चेंज ही नहीं है, डेट ही लिख देना है। क्वांटिटी अगेन न्यूमेरिक है, क्वांटिटी इंटीजर में होती है तो आप इसको इंट ले लीजिए। सिटी अगेन स्ट्रिंग, तो ये कैर या वैर कैर होगा जिसका साइज 40 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसका सलूशन बताते हैं और उसको मैच करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। ये है इसका सलूशन। टेबल क्रिएट करना है, हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दिया हुआ है, यहाँ सिंगल कोटेशन में दिया है, आपको कोटेशन नहीं लगाना है क्योंकि टेबल का नाम कोटेशन में नहीं होता है, केवल स्पेलिंग सही होनी चाहिए। और MySQL या SQL केस इनसेंसिटिव होता है, कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल होने से कोई मैटर नहीं होता। यहाँ गारमेंट कैपिटल में लिखा, हमने स्मॉल में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहला कॉलम GID, यहाँ कैपिटल है, हमने स्मॉल में लिखा, नो प्रॉब्लम। कैर हमने ले लिया और उसका साइज 5 दे दिया। दूसरा कॉलम GNAME, अगेन हमने उसको वैर कर लिया और उसका साइज 30 दिया तो हमने 30 दे दिया। नेक्स्ट प्राइस, प्राइस को न्यूमेरिक में हमने फ्लोट ले लिया। DOP डेट होगा, QTY इंटीजर होगा और सिटी अगेन वैर कैर 40 साइज दिया, 40 ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन लगाया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। अब आप अपने जो आपने पेज में लिखा हुआ है सॉल्यूशन उससे मैच करिए और देखिए कहाँ पर क्या गलती हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब ये टेबल दोस्तों देख कर चलिए, इसमें 6 कॉलम है और 3 रो हैं, ये 3 रो है, उसमें रिकॉर्ड दिया गया है। इसके बेस पे कुछ क्वेरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो प्रीवियस हमने इसके पहले आपको टेबल दिखाया उसमें 6 कॉलम थे, कौन कौन से, ये था, ये 5 6। अब हम चाहते हैं कि इसमें एक कॉलम टेबल बन चुका है, एक एडिशनल कॉलम और इसमें जोड़ा जाए। तो उसके लिए क्वेरी आपको लिखना होगा अल्टर टेबल, ये DDL कमांड है, टेबल कीवर्ड आएगा, अल्टर टेबल, जिस टेबल में ऐड करना है उसका नाम, फिर ऐड कीवर्ड होगा, नए कॉलम का नाम और उस कॉलम का डेटा टाइप देंगे। जैसे हमने दिया एड्रेस, तो इसमें एड्रेस नाम का कॉलम बन जाएगा और हर एक रो की करस्पॉन्डिंग बाय डिफॉल्ट उसमें नल वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप बाद में अपडेट कमांड लगा करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए टेबल में कॉलम है उसको डिलीट करना है, आपको ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए कमांड लिखना होगा अल्टर टेबल, ये भी DDL है, तो अल्टर कीवर्ड के साथ टेबल आएगा, टेबल का नाम जिससे कॉलम को डिलीट करना है या रिमूव करना है, ड्रॉप कीवर्ड लगाएंगे और जिस कॉलम को रिमूव करना है उसका नाम लिखना है, सेमीकोलन लगाना है। जैसे हमने यहाँ लिखा ड्रॉप एड्रेस, तो एड्रेस नाम का कॉलम वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये 2 कमांड हो गए, एक कॉलम ऐड करने का, एक कॉलम रिमूव करने का। अगले कमांड पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चेंजिंग टाइप ऑफ फील्ड और कॉलम, किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है आपको। जैसे एक्सपीरियंस हमारा वहाँ पर इंटीजर था लेकिन हम उसको फ्लोट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कमांड होगा अल्टर टेबल EMPL मॉडिफाई, ध्यान देंगे मॉडिफाई से डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट चेंज होगा। फिर जिस कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है उसका नाम और नया डेटा टाइप देंगे
तो जो पुराना डेटा टाइप था वो बदल के नया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक्सपीरियंस EXP इंटीजर था तो अब फ्लोट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है चेंजिंग नेम ऑफ फील्ड कॉलम, किसी कॉलम का नाम बदलना है तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, चेंज कीवर्ड आएगा, किस कॉलम को चेंज करना है उसका नाम, उसका नया नाम क्या होगा और नए नाम का डेटा टाइप भी आपको देना है। जैसे हमने EXP को एक्सपीरियंस कर दिया, उसका डेटा टाइप फ्लोट हो गया था या इंट था, उसको कैर हमने कर दिया। आप सेम डेटा टाइप भी रख सकते हैं। तो ये था चेंजिंग नेम ऑफ द कॉलम। अब नेक्स्ट क्वेरी है चेंजिंग नेम ऑफ टेबल, टेबल का नाम चेंज करना है तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, अल्टर टेबल, जिस टेबल का नाम चेंज करना है, रीनेम टू, यहाँ पर रीनेम टू होगा, और टेबल का नया नाम जैसे एम्प्लॉय लिख दिया हमने तो हमारा EMPL टेबल का नाम अब एम्प्लॉय हो जाएगा। तो इस तरह से आप टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो हमने लिस्ट किया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। पहला है अल्टर एम्प्लॉय, मान लीजिए कॉलम ऐड करना है एड्रेस और हमने लिखा अल्टर एम्प्लॉय ऐड एड्रेस कैर 45, अल्टर के बाद टेबल लिखना था वो नहीं लिखे हमने, तो ये यहाँ पर एरर होगा क्योंकि DDL कमांड है ये सभी, तो टेबल कीवर्ड आना है, अल्टर के बाद टेबल आएगा, फिर सब होंगे EMPL ऐड एड्रेस कैर 45। अगले में देखिए अल्टर टेबल EMPL, यहाँ तक सही लिखा है, ऐड, अब कॉलम का नाम हमने सिंगल कोटेशन में डाल दिया, ये मिस्टेक है, इससे ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये एरर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट हम लोग देखते हैं क्या है। अगेन प्रैक्टिस टाइम आ गया, तो आप पेन और पेपर उठाइए, वीडियो को पॉज करिए और दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखिए। क्वेश्चन इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, आप उसको मैच करिए, देखिए कितना आपने सही किया कितना गलत किया। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है राइट SQL कमांड टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड ब्रांड इन द फॉलोइंग टेबल गारमेंट। गारमेंट नाम का टेबल बना हुआ है, आपको नया कॉलम ऐड करना है ब्रांड, तो आपको क्या लिखना है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम गारमेंट, क्वेश्चन में जरूर सिंगल कोटेशन दिया होगा, आप उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ऐड कीवर्ड होगा ब्रांड, ब्रांड में कोटेशन दिया है लेकिन आप बिना कोटेशन के लिखेंगे। इस ब्रांड का टाइप, डेटा टाइप वेयर का है और उसका कोई साइज देंगे और सेमीकोलन लगाएंगे, इससे आपका नया कॉलम ब्रांड क्रिएट हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है राइट SQL कमांड टू डिलीट फील्ड सिटी फ्रॉम द एबव टेबल गारमेंट। आपको कॉलम सिटी को हटाना है तो आप क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल गारमेंट ड्रॉप सिटी, क्योंकि सिटी को हटाना है तो ड्रॉप सिटी लिख दिया। ये इसका सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन मैच करिए और देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ DDL के कमांड और हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर है अगला क्वेरी है एडिंग प्राइमरी की। अभी हमने आपको प्राइमरी की ऐड करने का मेथड एक बताया था, लेकिन वो जब टेबल क्रिएट हो रहा था उसी समय कैसे ऐड करेंगे उसका बताया था क्वेरी हमने। लेकिन मान लीजिए आपने टेबल क्रिएट कर लिया, आप भूल गए कि प्राइमरी की बनाना था या ज़रूरत नहीं थी आपको, बाद में ज़रूरत लगी नहीं प्राइमरी की बनाना है, तो उसके लिए क्वेरी अलग होगी। तो प्राइमरी की ऐड करना है क्रिएटेड टेबल में, तो आप लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नाम जिसमें प्राइमरी की ऐड करना है, ऐड कीवर्ड लिखेंगे, ये वही ऐड है जिससे कॉलम ऐड होता था, उसी से प्राइमरी की भी ऐड होगा। प्राइमरी की लिखेंगे और
उस कॉलम का नाम जिसको प्राइमरी की बनाना है ब्रैकेट में देकर सेमीकोलन लगाएंगे। इससे ईएमपी आईडी प्राइमरी की बन जाएगी। दूसरा, यूनिक की ऐड करना है तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल EMPL ऐड कांस्टेंट, फिर उसका एक नाम देंगे, फिर यूनिक लिखेंगे, फिर कॉलम का नाम। डीओजे को यूनिक बनाना है तो हमने लिख दिया ऐड कांस्टेंट C1, एक नाम दे दिया हमने यूनिक को C1, फिर लिखा यूनिक डीओजे। इससे डीओजे कॉलम यूनिक हो जाएगा और उसका नाम C1 होगा, उस कांस्टेंट का नाम C1 होगा, कॉलम का नाम वही रहेगा। अगला है कि मान लीजिए कांस्टेंट हमने क्रिएट कर लिया और हमको चाहिए कि नहीं, कांस्टेंट हमें नहीं चाहिए, हमको रिमूव करना है कीज ऑफ कांस्टेंट। तो उसके लिए आप क्वेरी लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, जैसे यहाँ पे EMPL है, ड्रॉप प्राइमरी की हटाने के लिए प्राइमरी की और वो कॉलम जिसको प्राइमरी की बनाए हैं, और कांस्टेंट हटाना है यूनिक वाला तो की लिखकर उसका नाम, जिस नाम से कांस्टेंट क्रिएट हुआ था वो लिख देंगे, सेमीकोलन लगा देंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों प्राइमरी की और कांस्टेंट यूनिक की दोनों हट जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेरी देखते हैं हम लोग। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी टेबल का स्ट्रक्चर आपको जानना है। स्ट्रक्चर मतलब उसमें कितने कॉलम, उनका नाम क्या, उनका टाइप क्या है। तो आपको DESC EMPL यानी DESC टेबल का नाम या डिस्क्राइब टेबल का नाम, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, और ये DDL में नहीं आता है। तो उससे आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो भी टेबल फॉर्म में होगा लेकिन टेबल नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा। जैसे हमने EMPL लिखा तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा। फील्ड्स कौन कौन से हैं, कॉलम दिखा देगा, EMP ID, EMP नेम, DEPT, DOJ, ECEL, EXP, ये कॉलम्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। उनके टाइप भी दिखा देगा, EMP ID का कैर है, इसका वेर कैर है, इसका वेर कैर है। इस तरह सभी कॉलम का डेटा टाइप, नल अलाउड है कि नहीं, यस, सब में यस दिखाएगा। कोई भी की कांस्टेंट प्राइमरी की बनी है कि नहीं, यूनिक की बनी है कि नहीं, अगर प्राइमरी की है तो यहाँ आएगा यस करके, नहीं है तो नो करके, कुछ रहेगा नहीं इसमें। डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट सब में नल सेट होता है, अगर आप दूसरा कुछ सेट कर देते तो वहाँ पर ये दूसरा आएगा। तो इस तरह टेबल का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है टेबल हमारा बन गया, अब हमको क्या करना है, कॉलम बन गए, टेबल का नाम हो गया, लेकिन उसमें रो क्रिएट नहीं हुआ है, रो नहीं बना है। तो रो इंसर्ट करने के लिए या रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कमांड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंसर्टिंग ऑल वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड्स रोज इन द सेम सीक्वेंस इन विच कॉलम आर डिफाइंड इन टेबल। जिस सीक्वेंस में कॉलम टेबल में डिफाइन किए गए हैं उसी सीक्वेंस में अगर आपको वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो आपको कमांड लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यूज, ये कीवर्ड है। किसी किसी वर्जन में वैल्यूज नहीं लिखते तब भी चल जाता है। तो इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे, दोनों कीवर्ड है। यहाँ टेबल का नाम होगा, वैल्यूज लिखेंगे। पहली वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है, स्ट्रिंग है, सिंगल कोटेशन में लिख दिया। अब देखिए सिंगल या डबल कोटेशन का रोल आएगा। जब आप रो में काम करेंगे, रिकॉर्ड में काम करेंगे, तब अगर स्ट्रिंग है या डेट है तो सिंगल या डबल कोटेशन में आएगा। और आप टेबल पे या कॉलम पे काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई भी सिंगल या डबल कोटेशन नहीं आएगा। और रिकॉर्ड में स्ट्रिंग या डेट के लिए सिंगल या डबल कोटेशन लगेगा, नंबर है तो कोटेशन नहीं लगेगा। तो एम्प्लॉय आईडी हमने दे दिया, क्योंकि पहला कॉलम एम्प्लॉय आईडी है, स्ट्रिंग में दे दिया। आप कुछ भी डाल देंगे स्ट्रिंग में वो ले लेगा। एम्प्लॉय नेम हमने स्ट्रिंग में दे दिया सैम्स। IT हमने डिपार्टमेंट में डाल दिया, स्ट्रिंग है। DOJ डेट है, डेट भी स्ट्रिंग में दिया जाता है तो हमने डेट को स्ट्रिंग में डाल दिया, सिंगल कोटेशन। सैलरी हमारा फ्लोट है, नंबर है, बिना स्ट्रिंग का होगा। एक्सपीरियंस इंटीजर है,
वो भी बिना कोटेशन का होगा। ऐसे करके आपने ब्रैकेट लगाया, सेमीकोलन लगा के एंटर किया, तो एक रो इस तरह उस टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों, इंसर्ट इनटू कमांड एक बार में एक ही रो इंसर्ट करता है। एक कमांड से आप 2 या उससे ज़्यादा रो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जितने रो इंसर्ट करने उतनी बार आपको इंसर्ट इनटू के साथ वैल्यूज देने होंगे और रन कराने होंगे। अब आइए देखते हैं क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज लिखा और स्ट्रिंग दे दिया बिना कोटेशन का। ये भी स्ट्रिंग है, बिना कोटेशन का है। डेट भी बिना कोटेशन का। नंबर तो चलेगा, लेकिन ये सब नहीं चलेंगे तो एरर देगा। अगला मिस्टेक, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज 10। पहला कॉलम स्ट्रिंग है, हमने दे दिया इंटीजर, तो एरर दिखाएगा। जिस तरह का पहला कॉलम है उसी तरह की डेटा पहली वैल्यू होनी चाहिए। उसी तरह दूसरा कॉलम का डेटा मैच करना चाहिए उसके डेटा टाइप से, तब तो रन करेगा, अदरवाइज एरर देगा। तो ये मिस्टेक्स आप थोड़ा देखिए और प्रैक्टिस करिए कि ये गलतियां ना हो। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड जो रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, उसका दूसरा मेथड ये है, इंसर्टिंग ऑल वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड रोज इन द सीक्वेंस अदर देन इन विच कॉलम आर डिफाइंड इन टेबल। मान लीजिए कॉलम में इस सीक्वेंस में कॉलम्स बने हैं टेबल में, लेकिन इंसर्ट करते समय हम ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना चाहते, अपने हिसाब से देना चाहते हैं। पहले हम ई-सैलरी देंगे, फिर EMP-ID देंगे, ऐसे। तो उसमें क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इसके बाद कॉलम का सीक्वेंस देंगे। जिस सीक्वेंस में कॉलम की वैल्यूज देनी है उसी सीक्वेंस में कॉलम का नाम लिखना होगा आपको। EMP नेम लिखा, ई-सैलरी, EMP-ID, EXP, डिपार्टमेंट, DOJ। फिर इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये एक ब्रैकेट में होगा, फिर लिखेंगे वैल्यूज, नया ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसके सीक्वेंस के हिसाब से आपको वैल्यूज देनी है। पहला EMP नेम है, स्ट्रिंग होगा। दूसरा ई-सैलरी है, फ्लोट होगा। EMP-ID स्ट्रिंग होगा। इस तरह आपको देकर सेमीकोलन लगा के एंटर करेंगे तो नया रो ऐड होगा। लेकिन रो में जो वैल्यूज आएगी, जो टेबल में वैल्यूज आएगी, वो जिस तरह का टेबल में कॉलम है उसी सीक्वेंस में आके स्टोर होगा। आप यहाँ किसी भी सीक्वेंस में इंसर्ट करिए, लेकिन रिकॉर्ड में जो आएगा वो जिस तरह टेबल में डिफाइन है उसी तरह आएगा। जैसे यहाँ हमने पहला EMP नेम दिया तो ये यहाँ पर आएगा, EMP नेम पहले कॉलम में नहीं आएगा। क्या क्या मिस्टेक होती है, इंसर्ट इनटू EMPL वैल्यूज लिखा और सीक्वेंस बदल दिया। वैल्यूज के बाद ये कॉलम का नाम नहीं लिखा, और जब इंसर्ट कर रहे हैं तो पहला हमारा EMP-ID था, दूसरा EMP नेम हमारा स्ट्रिंग है, तो वहाँ पे हमने क्या दे दिया, फ्लोट नंबर, तो ये एरर दिखाएगा। अगर आपको इस तरह करना है तो पहले आप उसी सीक्वेंस में कॉलम का नाम देंगे, फिर वैल्यूज देंगे, तब एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट है इंसर्ट इनटू EMPL एम्प्लॉय नेम, ई-सैलरी, EMPLOYee-ID, EXP, डिपार्टमेंट, DOJ, वैल्यूज। कॉलम का नाम तो दे दिया, लेकिन वैल्यूज में हमने उलट दिया। पहला कॉलम नेम EMP नेम दिया है, वैल्यूज हम दे रहे हैं 50,000 जो कि फ्लोट है, तो ये मिसमैच हो रहा है। जिस सीक्वेंस में यहाँ पर आप कॉलम का नाम देंगे उसी सीक्वेंस में वैल्यूज होंगी, तब तो ये सही दिखाएगा, अदरवाइज एरर दिखाएगा। तो ये मिस्टेक्स आप करने से बचिए, प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड मेथड है इंसर्टिंग वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड और रोज इन टेबल। सम वैल्यूज, इंसर्टिंग सम वैल्यूज ऑफ रिकॉर्ड रोज इन द टेबल। हम चाहते हैं कि सभी कॉलम की वैल्यू इंसर्ट ना करें, कुछ कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करें, कुछ कॉलम की वैल्यू स्किप कर दें। तो उसके लिए जो हम क्वेरी लिखेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा, उसको देखते हैं क्या करेंगे। उसके लिए पहले तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू EMPL, फिर उन कॉलम का नाम लिखेंगे जिन कॉलम की वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है। तो जिसकी इंसर्ट नहीं करनी है उस कॉलम का नाम नहीं लिखेंगे। जैसे एम्प्लॉय नेम, EMPLOYee-ID, DPT और DOJ, ये 4 कॉलम का नाम हमको, कॉलम की वैल्यू देनी है,
तो हमने 4 कॉलम का नाम लिख दिया ब्रैकेट में, फिर वैल्यूज लिखा और ब्रैकेट लगा के उसी सीक्वेंस में नेम में राकेश, EMPID में E109, डिपार्टमेंट IT और डेट में 2011-10-20 ये दे दिया। तो क्या होगा, एक नया रो बनेगा जिसकी इन चारों कॉलम में तो वैल्यू होगी 1 2 3 4, लेकिन बाकी की 2 कॉलम में क्या आएगा, नल आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नल सेट है टेबल में। तो हमने क्या किया, 4 कॉलम की वैल्यू दिया, 2 को इग्नोर किया, तो जिसको इग्नोर करेंगे आप वहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल आएगा। बाद में आप क्वेरी यूज करके उसको चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्या क्या गलतियां करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू EMPL, कॉलम नेम दिया EMP नेम, EMPID, डिपार्टमेंट DOG, फिर वैल्यूज लिखा, EMP नेम हमने रोहन दिया और इसके बाद यहाँ पर डाल दिया EMPID की जगह सैलरी। EMPID होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, तो ये एरर हो गया। फिर यहाँ पे वैल्यूज और डाल दिए, यहाँ पे कॉलम है 1 2 3 4 और वैल्यू दे रहे हैं हम 6 ठो, तो ये एक एरर है, ये एरर प्रोवाइड करेगा। दूसरा, इंसर्ट इनटू EMPL, EMP नेम, EMPID, ये 4 कॉलम का नाम दिया, वैल्यूज लिखा। अब EMP नेम में हम डेट दे रहे हैं, हालांकि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, डेट भी स्ट्रिंग में ले लेगा वो। EMPID स्ट्रिंग है, ये भी ले लेगा, तो ये वैल्यू तो यहाँ पर ले लेगा, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई और वैल्यू होती, यहाँ पर डेट ना होकर सैलरी दे देते, तो ये मिसमैच होता डेटा टाइप से और ये एरर दिखाता। नेम कुछ भी हो, डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है तो एरर दिखाएगा, और डेटा टाइप मैच कर रहा है तो आप वैल्यू कुछ भी दीजिए वो ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये था इंसर्ट का मेथड। 3-4 तरीके से हमने बता दिया आपको कि टेबल आपने बनाया हुआ है तो उसमें रो कैसे इंसर्ट करेंगे, वो मेथड आप देखिए, जैसा ज़रूरत होगा उस तरह की क्वेरी आपको यूज़ करना है। अगला है जो हम लोगों को पढ़ना है टेबल से रिलेटेड, वो है डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। रिकॉर्ड मतलब रो को डिलीट करना है टेबल से, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगी। रो यहाँ पर जो कमांड होगा डिलीट का, वो रो की एक वैल्यू डिलीट नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा रो डिलीट होगा एक कमांड से। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमको पूरे टेबल का पूरा कंटेंट हटाना है तो हम लिखेंगे डिलीट, इसके बाद फ्रॉम, फिर टेबल का नाम, सेमीकोलन लगाया, डिलीट फ्रॉम EMPL। इससे क्या होगा, EMPL टेबल का सारा रो डिलीट हो जाएगा, कोई भी डेटा नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कुछ मिस्टेक्स। अब यहां देखिए मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, डिलीट ऑल फ्रॉम EMPL। डिलीट में ऑल नहीं आएगा, डिलीट के बाद सीधे फ्रॉम होगा, क्योंकि डिलीट में हम सिलेक्शन नहीं कर सकते, वो कंप्लीट रो डिलीट करेगा। तो यहाँ पर स्टार गलत है, डिलीट फ्रॉम EMPL होगा। डिलीट फ्रॉम, सेकेंड मिस्टेक, डिलीट फ्रॉम EMPL को सिंगल कोटेशन में दे दिया। EMPL हमारा क्या टेबल है, कोटेशन में हो नहीं सकता, अगर कर दिया आपने तो एरर है, तो ये यहाँ पर मिस्टेक है कोटेशन। तो इस मिस्टेक से बढ़िए आगे बढ़ते हैं। ये टेबल देख लीजिए, इस टेबल में 7 रो है और 6 कॉलम है, इस पर ऑपरेशन जो डिलीट का होगा कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है डिलीटिंग सेलेक्टेड रिकॉर्ड। हम चाह रहे हैं कि कुछ सेलेक्टेड कॉलम रो डिलीट हो, सभी रो डिलीट ना हो, तो उसके लिए वेयर क्लॉज लगाना होगा आपको। डिलीट फ्रॉम EMPL तो सेम रहेगा, लेकिन वेयर क्लॉज में आप फिक्स करेंगे कि कौन कौन से रो डिलीट होने हैं। जैसे हमने लिख दिया डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर EMPID ग्रेटर देन E105, तो एम्प्लॉय ID जिसका एम्प्लॉय ID E105 से ज़्यादा है वही रो डिलीट होंगे, बाकी 105 तक जो रो हैं वो एज इट इज रहेंगे। जो नया टेबल डिलीट होने के बाद आपका बचेगा उसमें देख लीजिए 105 तक के रो हैं, 106 107 डिलीट हो गए। तो इस तरह हम रो को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कितने कौन कौन से रो हमको डिलीट करने हैं।
मिस्टेक में देख लीजिए क्या क्या स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। पहला है डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर EMP ID ग्रेटर देन E05। E05 स्ट्रिंग होगा, सिंगल कोटेशन नहीं लगा, क्योंकि E05 क्या है, रो का वैल्यू है, वो स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन लगेगा, यहाँ पर ये एरर है। दूसरा, डिलीट फ्रॉम EMPL वेयर EMP ID सिंगल कोटेशन में हो गया। EMP ID हमारा क्या है, कॉलम का नाम है, वो कोटेशन में नहीं होगा। रो के वैल्यूज कोटेशन में होंगे अगर स्ट्रिंग है तो, कॉलम टेबल ये सब कोटेशन में नहीं होंगे, तो यहाँ पर ये एरर है। तीसरा, डिलीट EMPL वेयर EMP ID ग्रेटर देन दिस, यहाँ पर तो इधर ठीक है, लेकिन डिलीट के बाद फ्रॉम नहीं लगाया, तो ये यहाँ पर एरर है, डिलीट EMPL सीधे दे दिया। तो इस तरह का मिस्टेक आप करने से बचिए, प्रैक्टिस करिए कि ये मिस्टेक ना हो, और प्रैक्टिस करेंगे तभी ये बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगेन प्रैक्टिस टाइम है। अब हम लोग टेबल पे जो ऑपरेशन पढ़े हैं उस पर क्वेश्चन करना है। तो आप क्या करिए, पेन और पेपर उठाइए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर लिखिए, और वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे मैच करिए कि आपका कितना सही कितना गलत है, कहाँ मिस्टेक हुआ, उसको दूर करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। ये वही क्वेश्चन है जो हमने दिया था। तो अब देखिए सॉल्यूशन हमने क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है डिलीट रिकॉर्ड ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज सैलरी मोर देन 45,000। तो आपको क्या लिखना है, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय है EMPL, लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जिसकी सैलरी 45,000 से ज़्यादा हो उसी का रो डिलीट हो, सेलेक्टेड रो हो रहा है, तो उसको कंडीशन में आप देंगे, वेयर में यही देना है, वेयर ई सेल ग्रेटर देन 45,000, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय का किस कॉलम में स्टोर है, उसका नाम क्या है कॉलम का, ई सेल है, सैलरी नहीं है। तो आप कॉलम का नाम लिखेंगे, जिस कॉलम की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू जिसका 45,000 से ज़्यादा होगा उसका रो डिलीट हो जाएगा। दूसरा है डिलीट रिकॉर्ड्स ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज डिपार्टमेंट इज HR। तो डिलीट लिखा फ्रॉम EMPL वेयर DEPT, यहाँ पे डिपार्टमेंट के कॉलम का नाम डिपार्टमेंट नहीं है, DEPT है प्रीवियस टेबल में, तो आप DEPT लिखेंगे। DEPT कॉलम का वैल्यू HR होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं होगा, डबल इक्वल टू होगा। ये देखिए इक्वल टू वेयर DEPT इक्वल टू HR। HR क्या है, HR एक रो रिकॉर्ड की वैल्यू है, तो HR स्ट्रिंग है, इसलिए सिंगल कोटेशन में HR लिखेंगे। तो ये सोल्यूशन हुआ इसका, मैच करिए अपने सोल्यूशन से और देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वही टेबल है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए और इस पर क्वेरी हम लोग आगे देखते हैं। अब क्वेरी आ रहा है, अगला सेक्शन जो टेबल का है वो है रिकॉर्ड को कैसे अपडेट करेंगे। अपडेट करना है मतलब किसी भी रो की कोई वैल्यू चेंज करनी है आपको, तो उसके लिए आपको लिखना होगा अपडेट, टेबल का नाम, सेट लिखेंगे, सेट कीवर्ड है, अपडेट के साथ सेट आएगा, नहीं तो एरर होगा। क्या करना है, मान लीजिए हमको सैलरी, सभी की सैलरी 45,000 करना है, तो ई सेल इक्वल टू 45 दे दिया 45,000, तो क्या होगा, ई सेल कॉलम की सारी वैल्यूज 45,000 हो जाएगी। इसके पहले वाले टेबल में क्या था आप देख लीजिए, ये देखिए अलग अलग वैल्यूज हैं। अब जब हमने ये कमांड लिख दिया ई सेल इक्वल टू 40, तो 45,000, तो सभी उस कॉलम की सभी वैल्यू कितनी हो गई, 45,000। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं इसको जरा देख लेते हैं। पहला देखिए, अपडेट EMPL ई सेल इक्वल टू 45,000, सेट नहीं लिखा हमने, तो यहां पर ये मिस्टेक है।
दूसरा, अपडेट EMPL सेट ई सेल इक्वल टू 45,000। 45,000 क्या है? नंबर है, हमने स्ट्रिंग में दे दिया, तो ये भी एरर है। तीसरा, अपडेट EMPL सेट ई सेल इक्वल टू 45,000। नंबर वैल्यू तो ठीक है, लेकिन ई सैलरी को हमने 45,000 दे दिया। ई सेल क्या है? कॉलम है, कॉलम वैल्यू नहीं होता, कॉलम का नाम वैल्यू नहीं होता, तो कोटेशन में नहीं होगा, यहाँ पर ये एरर है। उसी का और पार्ट है, अपडेट सेट ई सेल इक्वल टू 45,000। अपडेट के बाद हमने टेबल का नाम नहीं लिखा, ये एरर है। और ई सेल में सिंगल कोटेशन है, ये भी गलत है। तो इस तरह के मिस्टेक करने से आप बचेंगे। अब देख लीजिए, इस तरह की मिस्टेक ना हो, प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा कि अगर आपको कॉलम की सारी वैल्यू चेंज करनी है तो अपडेट EMPL सेट ई सेल इक्वल टू 45,000 के दिया, सभी रो की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, कुछ सेलेक्टेड रो की वैल्यू चेंज हो, तो आपको वेयर क्लॉज भी लगाना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, हम चाह रहे हैं कि जिस रो की एम्प्लॉई ID वो E10 से ज़्यादा है, उसका उसके ई सैलरी में 10% सैलरी का ऐड हो जाए। ये है ई सैलरी इंटू 10/100, 10% अभी सैलरी, और ये उसका ई सैलरी है, तो उस सैलरी में उसका 10% प्लस होगा। सैलरी पूरी रिप्लेस नहीं होगी, ओरिजिनल जो सैलरी है उसमें उसका 10% प्लस होकर नया सैलरी बनेगा। तो ये एक्सप्रेशन भी याद रखेंगे, अक्सर ये आता है, प्रीवियस सैलरी प्लस 10% ऑफ सैलरी, नई सैलरी होगी। लेकिन किसका? जिसका एम्प्लॉय ID E104 से ज़्यादा होगा। तो आप देखिए, E104 से ज़्यादा कौन कौन है? ये इसका ई सैलरी क्या हुआ? नया जो 10% प्लस करके करेंगे तो ये वैल्यूज आएंगी। अब 10% कैलकुलेट कर लीजिए। प्रीवियस टेबल में देखिए, ये देखिए 39,000, 35,000, 42,000, इनमें 10% प्लस करेंगे सब में, तो ये आएगा 42,900, 38,500, 46,200। इस तरह 10% ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, अपडेटिंग मल्टीपल वैल्यूज। मान लीजिए आपको एक ही कॉलम नहीं, कई कॉलम की वैल्यूज चेंज करनी है, एक रो के कई कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी है। रिकॉर्ड एक है, लेकिन उसके कई कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है, तो आप कॉमा करके कई कॉलम का नाम और नई वैल्यू दे सकते हैं। अपडेट EMPL सेट, इतना तो कॉमन रहेगा। ई सैलरी नया करना है 47,000, तो हमने ये लिख दिया, कॉमा एम्प्लॉय नेम शिखर लिखना है, शिखर लिख दिया। एक्सपीरियंस 19 करना, तो EXP कॉमा किया, EXP इक्वल टू 19। और कंडीशन भी दे दिया कि सारे रो का ऐसा ना हो जिसमें EMP नेम राघव हो, उसी का ये सब नया हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पर राघव था, E013 का नाम राघव था, अब वहाँ पर उसका नाम क्या हो गया? शिखर हो गया। उसका सैलरी 47,000 होगा, उसका एक्सपीरियंस 19 होगा। तो इस तरह आप एक रो या एक से ज़्यादा रो के कई कॉलम की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं अपडेट सेट यूज करके। आगे बढ़ते हैं। अब ये अगेन प्रैक्टिस टाइम। अब आप वीडियो को पॉज करिए, पेन पेपर उठाइए, ये टेबल दिया है, टेबल बेस पे ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर लिखिए, और टेबल के आगे हम इसका सलूशन प्रोवाइड करते हैं, और मैच करिए आप कितना सही किए, कितना गलत किए। तो आइए देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। ये क्वेश्चंस थे हमारे, ये हमारा सलूशन है। पहला क्वेश्चन था, अपडेट द एक्सपीरियंस बाय 25 ऑफ एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय ID E104। जिसका एम्प्लॉय ID E104 है, उसका एक्सपीरियंस 25 कर देना है, मतलब प्रीवियस हटा के 25। तो हम लिखेंगे अपडेट EMPL, टेबल का नाम, सेट नया वैल्यू एक्सपीरियंस का, वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू E104। वेयर लगाएंगे क्योंकि जिसका एम्प्लॉय ID 104 है उसी का एक्सपीरियंस बदले, नहीं तो सबका बदल जाएगा।
दूसरा है इंक्रीज द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बाई 10% हैविंग एक्सपीरियंस मोर देन 13 ईयर। तो क्या लिखेंगे, अब चेंज नहीं करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए अभी पहले हमने क्वेरी बताई थी, अब क्या लिखेंगे, ये तो सेम रहेगा, सेट भी सेम रहेगा, ई सेल इक्वल टू ई सेल प्लस 10%। ये 10% सैलरी है, प्रीवियस सैलरी में प्लस हो जाएगी तो 10% इंक्रीज हो जाएगा। और वेयर में क्या लिख देंगे, ई एक्स पी ग्रेटर देन 13 ईयर्स, जिसका एक्सपीरियंस 13 से ज़्यादा है तो वो वेयर कंडीशन में आपको देना है, सेमीकोलन लगाना है। तीसरा है चेंज द नेम एंड डीओजी ऑफ एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी E02 विथ न्यू वैल्यू समर्थ एंड 2020-44। तो जिसका एम्प्लॉय आईडी 102 है, E102, उसका नाम समर्थ हो जाए, उसका डीओजे ये हो जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपडेट EMPL सेट, इतना तो कॉमन है। EMP नेम नया समर्थ लिख दिया, डीओजे न्यू ये वाला डाल दिया, डेट है सिंगल कोटेशन में होगा, नेम है भी सिंगल कोटेशन में होगा। वेयर में क्या लिखेंगे, जिसका एम्प्लॉय आईडी E102 है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, वे वेयर में डाल के सिंगल कोटेशन लगा दीजिए, ये होगा आपका सोल्यूशन। अब आप सोल्यूशन को मैच करिए और देखिए आप कहाँ कहाँ मिस्टेक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास में वीडियो में इतना ही था। अगला जो पोर्शन है क्लास 12th का, क्लास 11th का CBSE में जो MySQL हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सारे डिटेल बताएंगे, सारी क्वेरीज बताएंगे, जो कि मोस्टली सेलेक्ट क्वेरी है। सेलेक्ट क्वेरी में बहुत ढेर सारी क्वेरीज पढ़नी है हमको, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस वीडियो के साथ साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी मैं बोर्ड के क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे उसका भी वीडियो आपको देने वाला हूँ। प्रैक्टिस टाइम में जब भी आपको टाइम फ्री मिले अदर सब्जेक्ट से आप इसको प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।